सुन भाई, मैं तुझे एक ऐसी घटना सुनाने वाला हूं जो मेरे साथ सच में घटी थी। और कसम से आज भी जब वो रात याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तू जानता ही है, मैं इस शहर में नौकरी के लिए आया था। दिन में सब ठीक रहता था, भीड़ भाड़, लोग भागते दौड़ते, मेट्रो की चकाचौंध, कहीं जाने का डर नहीं। लेकिन कहते हैं ना, इस शहर की असली कहानी रात को सामने आती है। और वो कहानी मैंने अपनी आंखों से देखी है। ये बात उन दिनों की है जब मैं ऑफिस से अक्सर देर रात ही घर लौटता था। मेट्रो ही एक सहारा थी। शुरू में तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक रात ने सब बदल दिया। उस रात ऑफिस में काम ज्यादा था तो मैं आखिरी ट्रेन से लौटा। रात के करीब 12 बज रहे थे। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची और मैं उतरा, प्लेटफॉर्म सुनसान था। चंद लाइट्स ही जल रही थीं, बाकी जगह अंधेरा फैला हुआ था। हवा भी ऐसी चल रही थी कि शरीर कांप जाए। मैंने जल्दी कदम बढ़ाए, लेकिन तभी अचानक मेरे कान में ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। आवाज बहुत हल्की थी, जैसे दूर से किसी लड़की की हंसी आ रही हो। पहले तो सोचा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि प्लेटफॉर्म के एक कोने में कोई खड़ा है। मैंने नजर घुमाई और देखा, वो एक लड़की थी, लाल सलवार कुर्ता पहने, सिर पर लंबा घूंघट। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। पहले लगा कि शायद कोई लेट यात्री होगी, लेकिन ध्यान से देखा तो पता चला कि वो वहां अकेली खड़ी है और उसके आसपास कोई हलचल नहीं। मैंने घड़ी देखी, ठीक 12 बज रहे थे। अब मन में थोड़ी घबराहट हुई। मैं धीरे धीरे एस्केलेटर की तरफ बढ़ा। तभी अचानक पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया, इतनी ठंडी कि जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा मेरी रीढ़ में रख दिया हो। मैंने घबराकर फिर पीछे देखा। वो लड़की अब और पास आ चुकी थी। उसका चेहरा थोड़ा दिख रहा था, और यकीन मान भाई, वो इंसानी चेहरा नहीं था। ढंसी हुई आंखें, काले घेरे, होंठों से खून टपकता हुआ, और उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वो कुछ कह रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तेज कदमों से एस्केलेटर पकड़ा और ऊपर जाने लगा। तभी अचानक बहुत साफ, बहुत गहरी आवाज में किसी ने मेरा नाम लिया, अजय। सुन भाई, उस वक्त मेरी रूह कांप गई। इस शहर में मेरा नाम कोई नहीं जानता था। मैं नया था, किसी से खास पहचान भी नहीं थी। तो फिर ये लड़की मुझे मेरे नाम से कैसे बुला रही थी? मैंने पीछे मुड़कर देखा। लड़की एस्केलेटर पर थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रही थी। और उसका चेहरा, ओ भाई, उसका चेहरा तो मैं आज तक भूल नहीं पाया। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में इतनी नफरत, इतनी घृणा थी कि देखकर ही डर से पसीना आ जाए। मैं बिना रुके दौड़ते हुए स्टेशन से बाहर निकला और सीधा ऑटो पकड़कर घर पहुंचा। उस रात नींद बिल्कुल नहीं आई। अगले दिन ऑफिस गया, लेकिन दिमाग बार बार उसी रात के बारे में सोच रहा था। आखिर वो कौन थी और उसे मेरा नाम कैसे पता? उस रात की बात मैंने अपने दोस्त राजीव को बताई। पहले तो उसने मजाक बनाया, भाई तूने ज्यादा दारू पी रखी होगी। लेकिन जब मैंने कसम खाई और पूरी घटना बताई तो उसका चेहरा भी गंभीर हो गया। राजीव बोला, ठीक है, आज रात हम दोनों चलते हैं उसी स्टेशन पर। अगर सच में कुछ है तो मैं भी देख लूंगा। रात के करीब 11:15 बजे हम दोनों स्टेशन पहुंचे। भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। आखिरी ट्रेन आई और जैसे ही वो निकली, पूरा प्लेटफॉर्म वीरान हो गया। हम दोनों चुपचाप खड़े रहे, बस इंतजार करने लगे। और फिर वही हुआ। पहले ठंडी हवा चली, फिर दूर कोने में वही लाल कपड़े वाली लड़की खड़ी दिखाई दी। इस बार राजीव ने भी उसे देखा। उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया और धीरे से बोला, यार ये इंसान नहीं है। हम दोनों ध्यान से देखने लगे। लड़की धीरे धीरे चलकर प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर तक गई। वहां जाकर वो ट्रैक पर उतर गई, और जैसे ही अगली मेट्रो आई, उसने उसके सामने छलांग लगा दी। हम दोनों चीख पड़े, लेकिन हैरानी ये थी कि ट्रेन उसके आर पार निकल गई। ट्रेन गुजरने के बाद भी वो वहीं खड़ी थी, और इस बार उसने जोर से हंसना शुरू किया। वो हंसी, भाई वो हंसी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। हम दोनों डर के मारे वहां से भाग निकले, लेकिन अब दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ये आत्मा कौन है और क्यों हर रोज रात 12 बजे यहां आती है? कुछ दिनों तक मैंने रात को मेट्रो लेना बंद कर दिया, लेकिन मन में बेचैनी बनी रही।
आखिरकार मैंने स्टेशन के पुराने चौकीदार से बात की। वो बूढ़ा आदमी था जिसने कई साल वहां नौकरी की थी। मैंने उससे पूछा, बाबा, यहां रात को लाल कपड़े वाली कोई लड़की दिखती है क्या? उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें भर आईं। धीरे से बोला, बेटा, ये राज सब जानते हैं लेकिन कोई बोलता नहीं। कुछ साल पहले इसी स्टेशन पर एक लड़की ने आत्महत्या की थी। उसकी शादी तय हुई थी और वो लड़का उसे स्टेशन पर लेने आने वाला था, लेकिन उसने धोखा दे दिया और लड़की को छोड़ दिया। उसी रात वो यहीं मेट्रो के सामने कूद गई। मैंने कांपते हुए पूछा, फिर? चौकीदार ने गहरी सांस ली। उस दिन से रोज रात 12 बजे वही लड़की यहां लौटती है। कोई भी उसके सामने पड़ जाए तो वो उसका नाम लेकर बुलाती है। अगर कोई रुक जाए तो वो उसे अपने साथ खींच ले जाती है। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असली डर तो अब शुरू होना था, क्योंकि अगले ही दिन वो लड़की मेरे सपनों में आने लगी। भाई, पहला दिन तो मैंने जैसे तैसे काट लिया था, लेकिन जब उस चौकीदार की बातें सुनी और फिर रात को सोने गया तो वहीं से मेरी असली मुसीबत शुरू हुई। रात के करीब 3 बजे अचानक मेरी नींद खुली। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे में खड़ा है। मैंने डरते डरते आंखें खोलीं। कमरा अंधेरा था, पर खिड़की से आती हल्की रोशनी में मैंने साफ देखा। वो लाल कपड़े वाली लड़की मेरे कमरे के कोने में खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और मेरे कान के पास आकर फुसफुसाई, अजय, तू मुझसे क्यों भाग रहा है? मेरी सांसें अटक गईं। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। अचानक वो हंस पड़ी और उसी पल गायब हो गई। मैं पसीने से भीग चुका था। उस रात नींद दोबारा नहीं आई। अब हालात ऐसे हो गए कि मैं ऑफिस में काम करता, लेकिन दिमाग बार बार उसी आत्मा के बारे में सोचता। राजीव को मैंने सब बताया तो उसने मुझे समझाया, भाई, तुझे कुछ पूजा पाठ करवा लेना चाहिए। ये चीजें खेल नहीं होती। हम दोनों एक पंडित के पास गए। पंडित ने मेरी कुंडली देखी और कहा, ये आत्मा यूं ही नहीं आई। तुम्हारा उससे कोई पुराना नाता है, और जब तक उसकी अधूरी इच्छा पूरी नहीं होगी वो तुझे छोड़ने वाली नहीं। मैं हैरान रह गया। पंडित ने मुझे एक ताबीज दिया और कहा, आज रात अगर वो आए तो डरो मत, उससे सवाल करना, उसकी आंखों में देखना, तभी सच सामने आएगा। भाई, ये सुनकर मेरी हालत और खराब हो गई थी, लेकिन मैं जानता था कि अब भागने से कुछ नहीं होगा। उस रात मैं अकेले उसी मेट्रो स्टेशन पर गया। घड़ी में 12 बजने वाले थे। पूरा स्टेशन खाली, चारों तरफ खामोशी। जैसे ही 12 बजे अचानक वही ठंडी हवा चली और प्लेटफॉर्म के बीचों बीच वो लड़की खड़ी हो गई। इस बार मैंने हिम्मत की। मैंने भागने की बजाय सीधा उसकी तरफ देखा और जोर से पूछा, तू कौन है? मुझे क्यों परेशान कर रही है? वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। वो तैरती हुई आ रही थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, गाल धंसे हुए, होंठ फटे हुए, आंखें लाल। वो बोली, अजय, तू भूल गया मुझे? जिस दिन मैं यहां मरी थी तू भी यहीं था। तूने मेरी मदद क्यों नहीं की? भाई, ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे कुछ याद नहीं था कि मैंने कभी किसी लड़की को मेट्रो स्टेशन पर देखा था, लेकिन उसकी आवाज में इतना गुस्सा और दर्द था कि लगा जैसे सच बोल रही हो। मैंने कांपते हुए कहा, नहीं, मैं पहली बार उस रात तुझे देख रहा था। वो जोर से चीखी, झूठ! अचानक पूरा स्टेशन गूंज उठा। ट्यूबलाइट्स टिमटिमाने लगीं, दीवारों पर अजीब साए घूमने लगे। उसने हाथ बढ़ाया और मेरी गर्दन पकड़ ली। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। मेरी सांसें रुकने लगीं। तभी मेरे गले में पड़ा ताबीज चमक उठा। वो चीखी और पीछे हट गई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि कान फट जाएं। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुझे क्या चाहिए? वो धीरे धीरे शांत हुई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, मुझे न्याय चाहिए। मैं यहां मर गई, लेकिन मेरी मौत का सच किसी ने नहीं जाना। लोग कहते हैं कि मैंने धोखे में आकर आत्महत्या की, लेकिन सच ये है कि मुझे धक्का दिया गया था। मेरे अपने ने मुझे मारा था। ये सुनकर मैं दंग रह गया। उसने बताया कि उसका नाम सिया था। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसके मंगेतर ने किसी और से रिश्ता जोड़ लिया। उस रात उसने सिया को बुलाया और वहीं स्टेशन पर धक्का दे दिया।
लोग समझे कि सिया ने खुदकुशी कर ली, लेकिन सिया की आत्मा सच्चाई कह नहीं पाई। सिया बोली, तू ही मेरी मदद कर सकता है अजय, मेरे कातिल को बेनकाब कर, वरना मैं इस स्टेशन पर भटकती रहूंगी। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि मैं चुप नहीं रह सका। मैंने वादा किया कि मैं उसकी सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। अगले कई दिनों तक मैंने खोजबीन शुरू की, अखबारों की पुरानी कटिंग्स निकाली, लोगों से बात की। धीरे धीरे सच सामने आया। वो लड़का यानी सिया का मंगेतर अब इस शहर में ही एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा था। सबको लगता था कि वो बहुत शरीफ इंसान है, लेकिन जब मैंने उसकी बातें इकट्ठा की, गवाह ढूंढे, तो साफ हुआ कि उसी ने सिया को धोखा दिया था। राजीव मेरी मदद करता रहा। हमने सबूत इकट्ठा किए और पुलिस तक पहुंचाया। लेकिन असली डरावनी बात तो उस दिन हुई जब मैंने उस लड़के का सामना किया। मैं उसके ऑफिस पहुंचा और बोला, मुझे सिया की मौत के बारे में सच पता है। वो हंस पड़ा, तू पागल है, वो लड़की खुदकुशी कर गई थी। मैंने सबूत उसकी मेज पर फेंके। उसका चेहरा उतर गया। अचानक ऑफिस की खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। पीछे मुड़कर देखा तो वहीं सिया खड़ी थी, लाल कपड़ों में। उस लड़के का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपने लगा। सिया की आत्मा चीखी, तूने मुझे धोखा दिया, तूने मेरी जान ली, अब तेरी बारी है। उस लड़के ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सिया उसके पास गई और उसके कान में कुछ फुसफुसाई। वो जमीन पर गिर पड़ा, दिल थामकर तड़पने लगा और कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गईं। मैं पत्थर की तरह खड़ा रह गया। सिया ने मेरी तरफ देखा। इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। वो बोली, धन्यवाद अजय, अब मैं आजाद हूं। और अगले ही पल उसकी परछाई धुएं की तरह हवा में घुल गई। भाई, उस दिन के बाद मैंने कभी उस स्टेशन पर उसे नहीं देखा, लेकिन आज भी जब मैं रात 12 बजे मेट्रो स्टेशन से गुजरता हूं तो लगता है जैसे हवा में उसकी हल्की सी हंसी गूंजती है। शायद वो अब भी वहीं है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो धोखा देते हैं। तो भाई, अगर कभी रात को अकेले मेट्रो स्टेशन जाना पड़े और कहीं लाल कपड़े वाली कोई लड़की दिखे तो प्लीज रुकना मत, वरना हो सकता है अगली कहानी तेरी ही हो।